में हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। तो इसमें अभी जो लास्ट क्लास में आपने उसको देखा, नोट्स को देखा, आपने पढ़ा कुछ? आशुतोष जी बताइए, कुछ देखा? नोट्स को पढ़ा जो हमने शेयर किया था? यस सर, यस। तो बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं? ऑप्टिकल कुछ तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? हाँ, थीन ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। हाँ सर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराते हैं सर। मतलब वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गाइड करते हैं, मतलब लाइट वेव को गाइड करती है, यही ना? यस। ठीक है, तो कोई और बताए क्रिटिकल एंगल क्या होता है? अतुल कुमार पटेल जी। यस सर। क्रिटिकल एंगल के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ समझ में आया क्रिटिकल एंगल क्या है? यस सर, क्रिटिकल एंगल सर क्रिटिकल एंगल सर क्या बोलते टीआरएफ होता है, यानी टोटल डिफरेंस होता है सर, भी कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? लाइट को गाइड करता है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें एक एंड पे आप सिग्नल भेजते हैं और उसको दूसरे एंड से आप उस सिग्नल को रिट्राइव करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर का सर डायमीटर इतना कम क्यों लिया जाता है? मतलब तो लाइट का डायमेंशन कितना होता है? कितने ज्यादा डायमीटर, ज्यादा कॉस्ट भी तो पड़ेगा, ज्यादा डायमीटर लेंगे। अब आप पूछेंगे कि वायर का डायमीटर क्यों, इतना रेडियस क्यों कम रखते हैं, ठीक ना? तो आपको मिनिमम में कितना काम चल जा रहा है वो इतना ही तो रखना होगा ना। वेवलेंथ कितनी होती है बताइए लाइट की? लाइट की वेवलेंथ माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर की रेंज में होती है ना। तो आप जब 1 माइक्रोमीटर का उसका वेवलेंथ है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से कम ही होती है। यूजली क्या होती है, 1 से 0 कितना होता है, 0.3 से लेके 0.7 माइक्रोन तक होता है विजुअल रेंज। या इंफ्रारेड की बात करें तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो वही माइक्रोन, लगभग 1 माइक्रोन से ज्यादा का तो होता यूजुअली नहीं कंसीडर करते हैं ना। 1 माइक्रोन, ज्यादा 2 माइक्रोन यही हो सकता है ना लाइट। तो अब क्या है कि जब आपका जो उसका वेवलेंथ ही 2 माइक्रोन के ऑर्डर का है, माइक्रोन के ऑर्डर का है, तो आप उसका डायमीटर बहुत ज्यादा लेके क्या करेंगे? क्या यूजफुल होगा? जब आपका 2 माइक्रोन का है, मतलब 4-5 माइक्रोन भी रहे उसका डायमीटर, तो आपका प्रोपगेशन तो हो ही जाएगा। बेसिक क्या है कि उसके वेवलेंथ, जैसे माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप में क्या है कि आप नैनोमीटर के रेंज का मेजर कर सकते हैं क्या? एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं? किसी ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप देखा होगा ना आपने? यस सर। यस तो सर। कोई भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है तो उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट किससे डिफाइन होती है? आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कर सकते हो उससे वेवलेंथ से कम का नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? तो लाइट की वेवलेंथ आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आपका 1 माइक्रोन के ऑर्डर का होता है, इसीलिए उसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है माइक्रोन के ऑर्डर होता है, ऑर्डर की होती है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की। इसीलिए उसको हम आप माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक चीजों को देख सकता है ना, मतलब माइक्रोन के ऑर्डर की चीजों को देख सकता है। अब अगर आपको कोई ऐसा आप यूज करना है जो कि माइक्रोन से छोटी भी चीज को देख सके, ठीक है, तो नैनोमीटर के रेंज की चीजों को देख सके, क्वांटम पार्टिकल को देख सके, तो उसके लिए जैसे जिसका डायमेंशन कितना हो, 10⁻⁹ नैनोमीटर के ऑर्डर का हो, तो क्या लाइट का यूज कर सकते हैं? नहीं ना। तो आपको ऐसा माइक्रोन, उसके लिए हम कौन सा माइक्रोन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि आप डिब्रोगली हाइपोथेसिस जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर शो करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव यूज करें और उसकी वेलोसिटी इतनी रखें कि वो लेमडा कितनी हो जाए, उसका ऑर्डर जो है नैनोमीटर के रेंज में हो जाए, तो उसके बीम को, उस इलेक्ट्रॉन बीम को हम एज ए प्रोब यूज कर सकते हैं किसी स्मॉलेस्ट आप पार्टिकल की साइज मेजर करने के लिए। जैसे नैनो पार्टिकल की साइज अगर मेजर करना है, तो इसीलिए जो है लैबोरेटरीज में हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक। तो ये लिमिट कौन तय करता है? ये लाइट का या जो भी आप वेव यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, वो डिसाइड करती है कि हमारा डायमेंशन
किस ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक, तो ओके अब सर, तो ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, अब तो समझ आया ना कुछ हद तक। यस सर, यस। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हम रीजन पढ़ रहे हैं, इस रीजन का इंटरेस्ट है, बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं। सिग्नल को इनकोड करना, फिर उसको ऑप्टिकल सिग्नल में किसी डायोड का एलईडी का यूज करके कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद हमारा पर्पज क्या है, लाइट को इस एंड से दूसरे एंड तक भेजना। ये आपका सोर्स है, इधर क्या है, रिसीवर है। तो लाइट को जब आप यहाँ से वहाँ इस दूसरे एंड तक भेजते हैं, तो अब मान लीजिए किसी ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी ज्यादा है या कम है, कैसे मानेंगे? क्योंकि क्या जो कोडिंग कर रहे हैं बिट्स में कर रहे हैं ना, डिजिटल कोडिंग कर रहे हैं ना, तो डिजिटल कोडिंग का मतलब क्या है, लाइट तो ऑप्टिकल पल्स के रूप में जा रही है। तो जैसे ये आपका मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ठीक है, तो इसमें लाइट तो जा रही है ऐसे ऐसे, तो अब क्या सिग्नल कैसे जाता है, जो सिग्नल आप अपना जनरेट कर रहे हैं इनकोडर से, कुछ इस तरह के पल्सेस में जाएगा लाइट। ठीक, तो दूसरे एंड पे आपको सेम ऐसा ही आउटपुट मिलना चाहिए, तब तो कहेंगे कि हाँ ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर अच्छा है। बट अब क्या इसकी इफिशियंसी होती है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की, एक इफिशियंसी कैसे डिसाइड होगी, मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कम है, कि कितने नंबर पर यूनिट टाइम में कितने सिग्नल को ये भेज सकता है इसके थ्रू, ताकि उसका वो रिजॉल्व किए जा सके आउटपुट इन पे। एक्चुअल में क्या होता है, आप ऐसे भेजते हैं सिग्नल, ठीक है, इस तरह के पल्सेस भेजते हैं, तो आउटपुट पे क्या आते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए मिले। एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा। वही फर्स्ट ईयर है, यूनिट टाइम और ट्रांसफर कर रहा है, और जो कि आउटपुट पे रिजॉल्व किया जा सकता है, उसे हम उससे हम डिसाइड करते हैं कोई ऑप्टिकल फाइबर की जो है कैपेसिटी कैसी है। ठीक, तो नोट्स कहाँ गया? तो ये था कि ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई सिग्नल कुछ ऐसा होगा, टेम्पोरल इवोल्यूशन सिग्नल कैसा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने बताया था कि इस सिग्नल को कैसे डिजिटाइज करेंगे, डिजिटाइज करने के बाद उसको इलेक्ट्रो ऑप्टिक कन्वर्टर से हम जो है उसे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। आपको स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस सर, यस सर। हमारे में नहीं दिख रही, इधर है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके लिए हमने वो कंडीशन प्राप्त की थी, कौन सी, क्रिटिकल एंगल की, कि अगर n1 क्या है आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 जो है आपका रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब n1 कोर का है और n2 क्लैडिंग का है, तो जो क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन आपका आता है। और उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस किया था, हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं? कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। ठीक है, तो एक कोर होता है इनर मोस्ट रीजन, उसके आउटर में क्या होता है आपका, क्लैडिंग होती है, और क्लैडिंग के बाहर एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। आप में से कोई बताए कोर क्लैडिंग क्यों यूज करते हैं? कोई बताए? ताकि लाइट रे सर तब बाहर ताकि न जा टोटल पाए। इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। TIR फॉलो हो ताकि। हाँ, क्योंकि जब क्लैडिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि कोर, उसका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोर से कम रखते हैं, जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, जिसकी वजह से लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक, इसीलिए यूज करते हैं ना।
तो बहुत सारा ओपन हो गया, ये दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये हो गया आपका कोर क्लैडिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्लासिफिकेशन। तो कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स आप जानते हैं, कोई बताए? कोई? हाँ, 3 टाइप्स के, कौन कौन से? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, हाँ, और ठीक है। मोड ऑन द बेसिस ऑफ मोड इंडेक्स, और on the basis of refractive index. ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, ठीक ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पे कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं? 2 प्रकार के, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अच्छा, तो नहीं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर दोनों एक ही हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पे कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये आपको बताने हैं। Step up and gradient. हाँ, स्टेप इंडेक्स फाइबर और क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या विशेषता है उसकी, बताइए कोई। स्टेप इंडेक्स फाइबर डिस्कस किया गया था, तो उसकी क्या विशेषता है? सर कोर के अचानक बाद जो डाउन हो decrease जाता हो है, जाता है। कोर के रीजन में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स के कांस्टेंट बाद रहता है। decrease हो जाता है। सडनली, हाँ, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे सडनली ड्रॉप करता है, ठीक ना? यही होती है। ग्रेड इंडेक्स में क्या होता है? पैराबोलिक डिक्रीज करता है सर। Decrease. पैराबोलिक डिक्रीज करता है। पैराबोलिक जरूरी नहीं है, ग्रेजुअली डिक्रीज करना चाहिए। ज्यादातर जो है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन होता है पैराबोलिक होता है, ठीक। हाँ, नहीं, एक्सिस से जब आप अवे जाते हैं ना, इसके सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल चेंज होता रहता है। जैसे आप बताया, देख इस तरह का था ना, कि अगर ये मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर का सेंटर है, ठीक है, कोर का सेंटर है यहाँ पे, तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जब इसका डायमीटर खत्म हो जाएगा, मान लीजिए रेडियस r इक्वल टू a है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्लैडिंग रीजन में का। हाँ, तो वेरिएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किस में होता है? बेसिकली कोर रीजन में ही होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा क्या था आपका, हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोपेगेशन। मोड ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पे कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं? 2 मल्टी मोड दो। और सिंगल and multi mode. सिंगल मोड फाइबर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। सिंगल मोड में क्या है, केवल एक मोड ही अलाउड होती है, उसका प्रोपेगेशन एंगल क्या होता है, थीटा पी इक्वल टू 0। अब मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, प्रोपेगेशन एंगल क्या हो सकता है, 0 से लेके 90 माइनस थीटा सी तक हो सकता है ना। ये है ना आपका, ये मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। अब ऐसे रेज आ रही है, ठीक, ये एंगल आपका एंगल ऑफ प्रोपेगेशन हो गया, ठीक। तो अब एक मोड तो ये हो सकता है, एक मोड तो ये हो सकता है आपका इससे ज्यादा सीधी चली जाए, ठीक। तो ये आपका थीटा पी क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन एंगल इसका क्या हो गया, 0 हो गया ना इसका, होगा कि नहीं? अगर कोई लाइट रे, ये आपका कोन है ना, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सेप्टेंस कोन है। एक्सेप्टेंस कोन होने का मतलब क्या है, कि इसमें जितनी भी लाइट जा रही है, ठीक है, या इस फाइबर पे जाएगी, लेकिन जो इस एक्सेप्टेंस एंगल के बीच में होगी, इस रीजन के बीच में होगी जो, फिर नोटिफिकेशन आया, हाँ, तो यहाँ ये हम आपको बता रहे थे कि ये आपका जो इस रीजन में जो भी लाइट आएगी, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारा कुछ इसमें से जो भी ये बीम आ रही है आपकी, यहाँ से जो भी बीम आ रही है लाइट की, तो आप मान लीजिए टार्च जलाएं यहाँ पे, तो क्या होगा, कुछ सीधी जाएंगी, कुछ इस एंगल को बनाएंगी, कुछ उससे ज्यादा एंगल बनाएंगी, तो क्या होगा, सबका जो है इनपुट एंगल अलग अलग होगा ना। तो उसके बाद एंगल ऑफ प्रोपेगेशन
अलग अलग होगा। तो जो थीटा पी इक्वल टू 0 होगा तो उसको कौन सा मोड हमने बताया था लास्ट क्लास में? कोई बताए? सिंगल मोड। सिंगल मोड सर, प्रोपगेशन एंगल 0 है तो। हाँ, थीटा पी मतलब 0 मोड उसका हो गया, ठीक है, लोएस्ट मोड है वो, थीटा पी इक्वल टू 0। अब क्या है, ये थीटा की प्रोपगेशन एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? दूसरा तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक रे इसके वे का प्रोपगेशन एंगल ऐसे हो, ठीक, ऐसे हो सकता है। अब तीसरा क्या हो सकता है कि ऐसे जाए और ये कितना एंगल यहाँ पे बनाए, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम वही होगा ना आपका, यहाँ पे कितना बनाना चाहिए, थीटा सी। तो थीटा सी तो ये जो थीटा पी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा सी। तो आपका जो प्रोपेगेशन एंगल है कितने से कितने के बीच में वेरी कर सकता है, 0 से 90 माइनस थीटा सी तक। क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट है इसमें, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। नहीं समझ में आया? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए प्रोपेगेशन एंगल के टर्म में आपको पता करना है कितना एंगल तक अलाउड है, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए एक है तो यहाँ से मैक्सिमम प्रोपेगेशन एंगल कितना हो सकता है, थीटा पी, जो यहाँ पे कितना एंगल बनाए, थीटा सी। थीटा सी क्या है आपका, मिनिमम एंगल होता है ना। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मिनिमम एंगल होता है ना कि मैक्सिमम होता है? मिनिमम। मिनिमम ना। तो थीटा, अगर देखिए क्या है, थीटा पी जितना ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ये एंगल कम होता जाएगा, थीटा पी इंक्रीज करेगा कम होगा। लेकिन अगर किसी इस क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वेव जो इसी मीडियम ना आगे सीधे चली जाएगी। होगा ना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो अब क्या है कि ये थीटा पी की मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई, थीटा पी की मिनिमम लिमिट तो ठीक है, थीटा पी अगर 0 है तो लाइट रेज जो ऐसे जाएगी सीधे, ये आपका 0th मोड हो गया, सिंगल मोड। अगर बाकी मोड्स क्या हो सकते हैं, वो थीटा पी कैसे क्या होगा, थीटा पी की अपर लिमिट क्या होगी, यही होगी ना, ये थीटा सी है, ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी थीटा पी की, 90 माइनस थीटा सी होगी। तो इसके बीच में प्रोपेगेशन एंगल कई तरह का हो सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, ठीक, ऐसे जा सकता है ना, बहुत सारे पॉसिबल मोड्स होंगे ना। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है कि सिंगल मोड फाइबर्स में उसकी डायमीटर कम होती है, उसकी डायमीटर कम होने की वजह से क्या होता है, केवल सिंगल एक ही मोड को सपोर्ट करता है, ठीक। और अगर उसकी डायमीटर ज्यादा है तो क्या है, हायर ऑर्डर मोड्स को भी सपोर्ट कर सकता है, और वो मोड्स की लिमिट क्या होगी, प्रोपेगेशन एंगल की लिमिट क्या होगी, वो वेरी करेगा 0 टू अप टू 90 माइनस थीटा सी तक। जो एंगल बनाएंगे इस बीच में, जो भी रेज इससे जाएंगी, वो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये उनके लिए वेवगाइड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो on the basis of mode, optical fiber can be divided into two types। कौन कौन सा, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर, ठीक, दो हो गए। अब ओवरऑल कितने तरह के हो जाएंगे, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक। अब आप में से कोई बताया, लास्ट क्लास में हम लोग भी डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? sign of acceptance angle। साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, एंड इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये बताया था आपको। और क्या बताता है न्यूमेरिकल अपर्चर, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी बताता है। बहुत अच्छा, लाइट कितनी, वो ऑप्टिकल फाइबर कितनी लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एबिलिटी को बता रहा है, ठीक। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा, लाइट की गैदरिंग एबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन ये हो गया था आपका, सिंगल मोड, मल्टी मोड फाइबर, फिर लास्ट में हम लोगों ने ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर भी डिस्कस किया था।
तो एक चीज और चीज नोट करने की है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का क्या फायदा है, ठीक है। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करने से एक्चुअल में जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में एटेन्यूएशन डिस्कस करेंगे, मतलब लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, एक्चुअल क्या है कि ये इस फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो जो लो एंगल पे जाएंगी उनके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा ना। मतलब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन को लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही अधिक है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर बढ़ रहा है इस साइड में, वर्टिकली जो है बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन में ज्यादा है, उसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मोड्स लोअर ऑर्डर मोड्स होंगे, जिनका प्रोपगेशन एंगल कम होगा, वो क्या होगा, कम ही एंगल पे जो है वो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ही इस यहाँ पे पहुंचेंगे वहां पे इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जो इनका प्रोपगेशन एंगल होगा और लार्जर, मतलब ज्यादा एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो इस केस में क्या फायदा है कि हमने बताया था तो हमने ये आपसे ये भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि क्या होता है कि पल्स का डिस्टिंग्विश होनी चाहिए ना आउटपुट में। तो क्या होता है कि अलग अलग मोड्स अलग अलग लेंथ को ट्रेवर्स करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आउटपुट में सारे, जैसे इनपुट में एक साथ आए लेकिन आउटपुट में सारे जो है रेज एक साथ एमिट नहीं होती, मतलब बाहर नहीं निकलती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों के बीच में एक डिस्टार्शन हो जाता है, पल्स जो है ब्रॉडन हो जाती है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो ये मोड है, जो इस वाला जो है, जो एक्सिस के क्लोज वाला जो मोड है, जिसका प्रोपेगेशन एंगल कम है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सी बाई, उसकी वेलोसिटी आपकी सी बाई n1 डैश हो जाएगी लोअर ऑर्डर मोड्स के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो मान लीजिए दूसरा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव, जहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है वहां पे क्या है, इस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम है ना, सॉरी अधिक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब हायर ऑर्डर मोड की देखिए, ये हायर ऑर्डर मोड है, इसमें जो है क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहले इसके यहाँ के कंपैरिजन में कम है। और चूंकि हायर ऑर्डर मोड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सी बाई n1 डबल डैश, ठीक। तो अब क्या है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि जो एक्सिस के क्लोज होंगी उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम होगी। और जो एक्सिस से दूर होंगे जो रेस, मतलब हायर ऑर्डर मोड्स के लिए वेलोसिटी अधिक होगी। तो अब क्या था कि आपने देखा था कि ये जो है ये ज्यादा पार्ट ट्रेवल कर रहा था और ये लोअर पार्ट ट्रेवल्स कर रहा था। तो अब क्या है कि दोनों के बीच में डिले आ गया था, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग थी। अब इस तरह से एक्चुअल फाइबर को डिजाइन हम करते हैं कि अब क्या है, लोअर, देखिए ग्रेजुअल वेरिएशन होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें एक फायदा मिलता है कि जो लोअर ऑर्डर मोड्स होते हैं वो आप लो वेलोसिटी से जाते हैं और हायर ऑर्डर मोड्स हाई वेलोसिटी से प्रोपेगेट करते हैं इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो आपका जो डिले था वो कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि दोनों की आपकी ग्रुप वेलोसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। हायर ऑर्डर मोड्स की ग्रुप वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होती है, बाय विच दे आर कैरिंग द एनर्जी, और लोअर ऑर्डर मोड्स की वेलोसिटी कम होती है। तो लोअर ऑर्डर मोड्स जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी भी कम है, तो ओवरऑल लेंथ जो जितने टाइम में जाता है उतने टाइम में हायर ऑर्डर मोड्स भी प्रोपेगेट करते हैं, मतलब सेम टाइम पे दोनों आउटपुट पे निकलते हैं। समझ में आया आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? पूछिए हमें अगर कुछ डाउट हो तो इसमें। हेलो हेलो, यस सर। कोई है क्या डाउट है, बताइए। कोई डाउट है इसमें वेलोसिटी हाँ। मतलब देखिए डिफरेंट क्यों? देखिए, आप जानते हैं ना किसी मीडियम की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ना। मान लीजिए यस सर। ग्लास के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, सी है, ठीक है। ग्लास का मटेरियल है, उसके अंदर वेलोसिटी कैसे देंगे, सी बाई n1 देते हैं ना, यही ना, याद है फार्मूला आप लोगों को कि नहीं याद है? यस सर, याद है। तो अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ज्यादा है तो क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, n कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब सपोज कीजिए कि जो रेज जो है एक्सिस, जो आपका एक्सिस के क्लोज जा रही है ना, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में
हमारा यहाँ देखते हैं, ठीक है। हमारा कहना यह है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल कैसा था, ऐसे था कुछ, ठीक, मतलब डिक्रीज कर रहा था जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे दूर जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब देखिए जो लोअर ऑर्डर मोड्स हैं, जो लोअर ऑर्डर मोड्स हैं, तो उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n हाई है। तो n हाई होने की वजह से क्या होगा, v डैश, मान उसकी वेलोसिटी v डैश है, तो उसको देंगे आप c बाई n डैश मान लीजिए, n1 मान लीजिए, ठीक है, v1 इक्वल टू c बाई n1। और जो हायर ऑर्डर मोड्स होंगे, जो लार्जर एंगल पे जा रहे हैं ऐसे, ठीक, तो ये हमने ये गलत बनाया, वेव नहीं है, मतलब मोड्स हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये c बाई n2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, n2 इज स्मॉलर देन n1, ठीक है, तो कौन सा वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, v2 की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना v1 से, यही होगी ना, क्योंकि यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जिनका प्रोपेगेशन एंगल कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिनका प्रोपेगेशन एंगल ज्यादा होगा उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और आपने देखा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि पल्स ऐसे आता है तो यहाँ से ब्रॉडन हो जाता है, क्यों होता था, क्योंकि जो ये जो लोएस्ट ऑर्डर मोड था आपका, जो लोएस्ट ऑर्डर मोड था वो कम डिस्टेंस ट्रेवर्स कर रहा था, अब बट जो आपका हायर ऑर्डर मोड्स था वो उसको ऐसे ऐसे कई करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जाना पड़ता था ना, तो उसको जो है लार्जर डिस्टेंस ट्रेवर्स करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये जीरो एंगल पे था तो सीधे निकल जा रहा था एल डिस्टेंस ट्रेवर्स करने में, और इसको एल डिस्टेंस निकलने में, ऑप्टिकल फाइबर का एल डिस्टेंस क्रॉस करने में इसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, ज्यादा थी लाइट की, लाइट का पाथ क्या ज्यादा लंबा था, इसलिए दोनों के बीच में टाइम का डिले आ जाता था। लेकिन अगर हम ऐसा ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन करें कि इसके लिए वेलोसिटी क्या हो, इस वाले के लिए जीरो मोड के लिए वेलोसिटी क्या हो, क्या होना चाहिए, कम हो, और उसके लिए क्या हो, हायर ऑर्डर मोड के लिए वेलोसिटी ज्यादा हो। तो इस तरह का आप सिमुलेट करके ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि दोनों जो है एक साथ ही सेम टाइम, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0, दोनों के बीच में, दोनों मोड्स के बीच में टाइम डिले क्या हो, 0 हो, तो आपको आउटपुट में क्लियर पल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये था इस प्रश्न का जवाब कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करने से क्या फायदा है, ठीक है। अभी भी डाउट है, कोई भी बताए, किसी को भी कहीं डाउट हो इसमें तो बताइए, पूछिए। हेलो, आप लोग हैं ऑनलाइन, यस सर, यस मतलब कोई डाउट नहीं है ना, यस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पॉसिबल है हर केस में, मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज हो जा रही है, हाँ, ऐसा टोटल इंटरनल मतलब रिफ्लेक्शन ऐसा भी क्या हो है, सकता है कि टोटल देखिए है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं, यही है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या था आपका, जैसे क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल एंगल वाला जो कंडीशन था क्या था, साइन इनवर्स क्या था आपका, n2 बाई n1, यही था ना। तो जहां पे इसका ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगी, जैसे लाइट जा रही है, ठीक है, तो जहां पे जिस पॉइंट पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, जिस एंगल पे, वो मोड क्या होंगे, सपोर्ट होंगे, और उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हायर ऑर्डर मोड के लिए जो ज्यादा एंगल बनाएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, कम होगा ना, मतलब वो तो ऑलरेडी फुलफिल कर ही रहे हैं। तो ये n2 और n1 क्योंकि डिक्रीज कर रही है ना, यहाँ पे देखिए जब भी लाइट इधर जा रही है वो रेयरर से डेंसर ही, डेंसर से रेयरर ही तो जा रही है ना, केवल वही डिफरेंस है ना कि यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल वेरिएशन है। अभी स्टेप इंडेक्स फाइबर जो यूज किए थे आप, उसमें क्या था कि यहाँ पे n1 पूरा था, यहाँ पे n2 था क्लैडिंग में, यहाँ पे कोर में था। लेकिन अगर एक ग्रेजुअल डिक्रीज कर रही है तो भी तो कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है ना। एक्चुअल क्या है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक, बहुत सारे लेयर्स होंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कीजिए, यहाँ से कोई लाइट गई, क्या रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होगी ना, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयरर जब भी जाती है क्या होता है, लाइट बेंड करेगी ना, और नॉर्मल से जाएगी कि नहीं जाएगी,
तो नॉर्मल से जैसे जाएगी तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे क्या है, हर इसी पॉइंट पे देखिए रेयरर से सॉरी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है ना, तो हर एक पॉइंट पे इसका थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि ये धीरे 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 जो है आपका हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे आगे मूव करती है वो आपका नॉर्मल से अवे जाना शुरू करती है, तो फाइनली क्या हो जाती है वो जहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है कि थीटा सी के बराबर एंगल पहुंच जाए, तो क्या हो जाएगी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, तो इसी मीडियम में ऐसे जाएगी वो। कोई डाउट है इसमें? मतलब हमारा कहने का मतलब है कि इसमें मान लीजिए आपका एक कोर का रीजन है, ठीक, तो ये आपका मान लीजिए एक्सिस है कोर का, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होंगे ना, बहुत सारे लेयर्स होंगे, लेयर्स को तो हम काउंट नहीं कर सकते पर दो दिखाए हमने। तब मान लीजिए आपकी ये लाइट है, ठीक, तो ये लाइट है यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो लाइट क्या होगी, थोड़ी सी सीधी तो जाएगी नहीं, जाना तो सीधी जानी चाहिए थी लाइट ना, तो यहाँ पे लाइट क्या है थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक, फिर अगले पॉइंट पे पहुंची तो यहाँ पे क्या है लाइट सीधी जानी थी पर क्या है डेंसर से रेयरर के बीच में हो रहा है, लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी थोड़ा सी और बेंड हो जाएगी। इस तरह से इसको क्या कर, इसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, तो ये क्या है अर्लियर इसका हो जा रहा है। जो हायर ऑर्डर मोड से ज्यादा एंगल बनाएंगे वो जो है आपका कुछ मतलब लार्जर डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर हुआ हमारा बात? हेलो, यस मतलब रिफ्रैक्शन तो होगा ना, तो रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे ही जाएगी ना, जब नॉर्मल से अवे जाते जाते क्या आ जाएगी सिचुएशन आएगी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, तो वही इसीलिए हमने कहा था कि उसमें दो तरह के जो मोड्स हैं, मतलब ये जो शो किया है, शो करने का मतलब क्या है, जो ये एंगल ऐसे बनाती हुई जाएगी, ठीक है, थीटा पी जिसका कम होगा वो पहले जो है पहले ही बेंड हो जाएगी, पहले से मीडियम में वापस आ जाएगी, और जिसमें जो है लार्जर एंगल पर हो, जिसका प्रोपगेशन एंगल ज्यादा होगा, वो रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो ज्यादा एंगल है ना, तो उसको पूरा बेंड होने में क्या है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मोड्स इसके अंदर प्रोपेगेट कर सकते हैं, दोनों सेम टाइम पे अपीयर होंगे, क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैरी कर रही है उसके वजह से दोनों मोड्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग वेलोसिटी होने के वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों मोड्स सेम टाइम पे आउटपुट पे अपीयर हों, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी हमको लगता है आपको, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया ना आप उसको क्यों यूज करते हैं ना, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का क्या फायदा है ओवर द स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो अब दूसरी चीज जो आज हमें डिस्कस करनी, नई चीज, लॉसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो जब भी किसी ऑप्टिकल फाइबर में कोई लाइट बीम ट्रेवर्स करती है तो क्या होता है, उनका अटेन्यूएशन हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है और उसका शेप भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक, और कुछ ही आपका इनपुट पल्स है, ऑप्टिकल पल्स है, टेम्पोरल, ठीक है। पल्स का मतलब दो तरह के पल्स का हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है टेम्पोरल प्रोफाइल और दूसरा हो सकता है विद फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोफाइल, दूसरा हो सकता है टाइम के साथ प्रोफाइल, ठीक है। तो मान लीजिए कोई टेम्पोरल प्रोफाइल आप किसी ऑप्टिकल पल्स का इस तरह का है, ठीक है, तो आउटपुट पे जाते जाते पॉसिबिलिटी है कि इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा था, आउटपुट पे एम्पलीट्यूड कम हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसकी ब्रॉड एंड हो जाए, मतलब इसका जो फुल विद हाफ मैक्सिमम है, ठीक है, फुल विद हाफ मैक्स मतलब जो इस पल्स की विद है, टेम्पोरल विद है, वो क्या है, वो ब्रॉड एंड हो जाए, ठीक। दो चीजें हो सकती हैं आउटपुट में, तो इसी को हम बोलते हैं लॉसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दो तरह की लॉस होती हैं, एक होती है आपकी द लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, और दूसरा होता है चेंज इन शेप। तो जब एम्पलीट्यूड का लॉस होता है, मतलब जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करती है, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, वो है आपका अटेन्यूएशन, ठीक।
तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कि ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जा रही है भाई, मीडियम है, ठीक है, लाइट इसमें ट्रेवर्स कर रही है, तो क्या क्या हो सकता है, लाइट तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है ना, मीडियम के एटम्स क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, या लाइट जो है एक इसको परफेक्टली गाइड ना कर पाए और लाइट जो है बाहर की तरफ जो है चली जाए, मान लीजिए जैसे लाइट आ रही है, बीम जा रही है, तो कुछ बाहर भी जा सकते हैं और कुछ इसके आइटम्स इसके अंदर होंगे, मीडियम होगी, इम्प्योरिटी होगी, वो इसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ठीक, तो दो तरह की चीजें आती हैं पिक्चर में। तो एक है आपका लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड, तो लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। मतलब अगर कोई लाइट सिग्नल है उसकी पावर डिक्रीज हो जाए, मतलब मानिए इनपुट पे पावर है 100 वाट लाइट का, ठीक है, और आउटपुट पे पावर क्या हो जाए 90 वाट, ठीक है, 90 वाट हो जाए, तो इसका मतलब है कि 10 वाट पावर जो है एब्जॉर्ब हो गया। हेलो, तो आवाज आ रही है किसी की, म्यूट कर लीजिए। तो लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन। तो एम्पलीट्यूड का लॉस समझ में आया ना आप लोगों को, अटेन्यूएशन क्या होता है। हेलो, कोई बताए, अटेन्यूएशन में कोई डाउट। अटेन्यूएशन का मतलब है कोई लाइट बीम कुछ इस तरह से जा रही है, उसका एम्पलीट्यूड ऐसा है, तो आउटपुट में जाने के बाद अब्जॉर्प्शन वगैरह जो कुछ भी हो उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक, इंटेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, I इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 c e स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कम कब होगा, जब उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो अगर कोई ऑप्टिकल सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो इसका मतलब लाइट उसमें लाइट का इंटेंसिटी का लॉस हो रहा है, पावर का लॉस हो रहा है। ठीक, तो उसको उस प्रोसेस को हम अटेन्यूएशन करते हैं। ठीक, और दूसरा हमने जो बताया था वो है लॉस ऑफ शेप। तो लॉस ऑफ शेप को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो जैसे हमने क्या बताया कि मान लीजिए कोई ऑप्टिकल पल्स है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से पास कर रही है, पास होने के बाद ऑप्टिकल पल्स आपकी ब्रॉडन हो जाएगी, तो मतलब इसका शेप चेंज हो गया ना, शेप तो ऐसा था बट उसका शेप क्या है, चेंज हो गया। जब शेप चेंज हो गया, ठीक है, तो इस शेप चेंज को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक, तो दो चीजें हैं, एक है आपका अटेन्युएशन और दूसरा है आपका डिस्टॉर्शन। तो अटेन्युएशन क्या है, लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड, लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है आपका अटेन्युएशन, और डिस्टॉर्शन क्या है आपका चेंज इन शेप। किसी ऑप्टिकल पल्स का शेप अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम कहेंगे कि उसमें वो डिस्टॉर्ट हो गई है। तो अटेन्युएशन क्या है, कैसे डिफाइन है, यहाँ डिफिनेशन हमने लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपेगेट्स थ्रू a fiber its power decreases exponentially with distance। ठीक है, the loss of optical power as light travels on a fiber is known as attenuation। जो डिस्कशन हमने किया था वही स्टेटमेंट है इसका इंग्लिश में। तो एक्चुअल में क्या है कि पावर जो डिक्रीज होती है वही अटेन्युएशन कराती है। अटेन्युएशन कैसे, चूंकि हमने क्या बात की कि लाइट के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंटली लोगों ने देखा है वो क्या है कि लाइट का जो पावर है वो जो है आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता रहता है। तो मान लीजिए कि पी आई किसी का इनपुट पावर है, ठीक है, और आउटपुट पावर आपको मिल रहा है पीओ एल डिस्टेंस ट्रेवर्स करने के बाद, तो दोनों के पी आई और पीओ में क्या रिलेशन होगा। ये मान लीजिए आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की चीजें लेजर में आपने डिस्कस किया था ना, आई इंटेंसिटी है तो आई 0 - अल्फा एक्स। ठीक, तो ऐसे ही पावर है, पावर के टर्म में यहाँ पे लिखा है। तो मानिए यहाँ कुछ इनपुट पावर आप दे रहे हैं लाइट की और आउटपुट में क्या मिल रही है आपको, पीओ मिल रही है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, जो आउटपुट पावर मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है एक्स है, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है ना, e⁻⁻ अल्फा एक्स। ठीक, अगर ये एल डिस्टेंस का लेंथ है तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, पीओ इक्वल टू पी आई e⁻⁻
अल्फा यल। अब इसको जो है तो जो अटेन्यूएशन का अल्फा को बोलते हैं अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अल्फा के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, ln p0 बाई pi बाई 1/l विद निगेटिव साइन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं 1/l ln pi बाई p0। तो यहाँ हमने जो ये नोट्स में लिखा है ये यही चीज है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट के लिए जो एक्सप्रेशन है यही है। तो कभी कभी एग्जाम में आपके पूछता है ना, अटेन्यूएशन का डिफिनेशन तो क्लियर है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है किसी ऑप्टिकल फाइबर में इतना 150 वाट का सिग्नल दिया गया, आउटपुट में हमें जो 40 वाट मिला। ठीक, तो आप इस फार्मूले का यूज करके अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल में भी एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है इस फार्मूले में पर किलोमीटर के रेंज में, तो फार्मूला वही है यहाँ, जब ln की जगह पे लॉग के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाता है। ठीक, तो अब सबसे बड़ी चीज होगी ये तो डिफिनीशन हो गया कि अटेन्यूएशन होता क्या है। अटेन्यूएशन मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करती है, मतलब पावर डिक्रीज करती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर क्यों डिक्रीज करती है, अटेन्यूएशन होता क्यों है। ठीक, तो अटेन्यूएशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन, दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक अटेन्यूएशन। तो इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन के लिए क्या रीजन हो, इंट्रिंसिक का मतलब जो मटेरियल के अंदर है, जो फाइबर के अंदर का कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके वजह से अटेन्यूएशन हो रहा है। तो इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन के क्या रीजन हो सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। स्कैटरिंग, जैसे हमने लेजर की कैविटी के बारे में डिस्कस किया था ना, लाइट एंड बैक एंड फोर्थ जो है जब ट्रेवर्स करती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करती है लेजर की कैविटी के अंदर, तो क्या होता था कि इम्प्योरिटी एटम्स के वजह से लाइट स्कैटर हो जाती थी और कैविटी के बाहर चली जाती थी। तो बिल्कुल इसमें भी वही चीजें होती हैं कि स्कैटरिंग में मान लीजिए कि क्लियर से नहीं क्लियर आ रहा है। लाइट स्कैटरिंग का मतलब मान लीजिए बहुत सारे लाइट वे ऐसे जा रही है, तो बहुत सारे क्या उसके पाथ में जो है इम्प्योरिटी एटम्स हो सकते हैं। तो लाइट जब इससे टकराएगी, इसको हिट करेगी, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये स्कैटरिंग सेंटर की तरह जो इम्प्योरिटी है क्या होता है स्कैटरिंग सेंटर की तरह वर्क करता है, और लाइट यहाँ से क्या हो जाती है डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो जाती है। जब डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो जाती है तो जो आपका कंडीशन था कि क्रिटिकल एंगल कंडीशन का, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो बनाना चाहिए, मेंटेन नहीं हो पाती है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से लाइट गई स्कैटर हो गई, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि जिस एंगल पे जा रही थी उसी एंगल पे जा रही है, किसी लार्जर एंगल पे चली जाएगी। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है क्रिटिकल एंगल का जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं होने की वजह से ये जो है मीडियम को छोड़ देते हैं, तो मतलब ये बाहर चले जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इस तरह के लॉस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग लॉस। ठीक है, तो अटेन्यूएशन का जो मेन रीजन है वो है आपका स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होता है 90% जो है लाइट जो है लॉस होता है। जैसे जो भी सिग्नल आप यहाँ से मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस से भेजना है, यहाँ से मुंबई दिल्ली फाइबर के थ्रू जो भी सिग्नल भेजना है, तो ज्यादातर जो लॉसेस होते हैं मेनली बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है, 1/λ, लैम्डा टू द पावर 4th पावर पे। तो अगर जो है वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगी, स्कैटरिंग कम होगी। इसीलिए ज्यादातर ऑप्टिकल फाइबर्स में जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं IR रीजन में भेजे जाते हैं, UV रीजन में नहीं भेजे जाते हैं। ठीक, तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि स्कैटरिंग की वजह से क्यों कैसे लॉस होती है। ठीक है, अपनी उसका एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज करता है। दूसरा मेजर रीजन है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, अगेन वही चीज है कि
कटिए क्या ये तो एब्जॉर्प्शन में भी वही चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई मीडियम है, इसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटी हो, जैसे कोई भी आप ऑप्टिकल फाइबर जब डिजाइन करते हैं तो परफेक्टली सेम मटेरियल का तो बना नहीं सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ग्लास का ही ऑप्टिकल फाइबर बनाइए या प्लास्टिक का ही ऑप्टिकल फाइबर, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी उसमें आ जाती है। तो जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या करते हैं, जो भी लाइट आती है उसे इंटरेक्ट करती है, तो दो चीजें कर सकता है, एक तो स्कैटर कर सकता है, दूसरा क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर इसकी एनर्जी इसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उससे अगर मैच करेगी तो एटम क्या है, इसको ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकती है। तो ये जैसे ये क्या है, एब्जॉर्प्शन के वजह से लाइट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, लाइट बीम एब्जॉर्ब हो जाती है इम्प्योरिटी के एटम से, तो उसके वजह से भी जो क्या होता है आउटपुट में जो आपका सिग्नल है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो एम्पलीट्यूड है या जो पावर है वो कम मिलता है आपको। तो दो मेन रीजंस हो गए, पहला क्या हो गया आपका स्कैटरिंग, और दूसरा क्या हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। तो अटेन्यूएशन के दो कारण हैं, मैकेनिज्म ऑफ अटेन्यूएशन, एक स्कैटरिंग हो गई, दूसरा क्या है एब्जॉर्प्शन। इस तरह के अटेन्यूएशन को हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक अटेन्यूएशन। तो एक्सट्रिंसिक अटेन्यूएशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक अटेन्यूएशन में जैसे सिंपल है बेंडिंग के वजह से होता है, ठीक है। तो माइक्रो बेंडिंग होते हैं और दूसरा होता है मैक्रो बेंडिंग। होता क्या है, जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल जब बिछाते हैं सड़क के किनारे या कहीं भी, तो क्या होता है बहुत जगह पे ऐसा भी तो जरूरत पड़ता है ना, इसको बेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बेंड करते हैं, तो मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे ये जो कोई मोड ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, तो जहाँ बेंड हुआ तो हो जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो बेंड हो रहा है क्रिटिकल एंगल को मेंटेन करता रहे, यहाँ मेंटेन है, लेकिन जब आप बेंड कर दिए तो यहाँ पे एंगल डिस्टर्ब हो जाता है, क्रिटिकल एंगल वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा अगर, तो क्या हो जाएगी इस बेंडिंग वाले पॉइंट पे ये जो है बाहर चली जाएगी लाइट, तो इसके वजह से भी आउटपुट में आपको कम सिग्नल पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बीम अटेन्यूएट हो सकती है, ठीक है। तो ये तो इसीलिए जब भी कोई ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है तो उसको तुरंत ऐसे नहीं बेंड किया जाता है, यू टर्न से बचते हैं, मतलब उसको लार्जर रेडियस में उसको बेंड कराते हैं ताकि ये कंडीशन जो है डिस्टर्ब ना हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे, ठीक। और दूसरा क्या होता है आपका माइक्रो बेंडिंग। तो बेंडिंग का एक तो ये है कि कंडीशन मेंटेन नहीं होती है, दूसरी क्या है जब बेंड करते हैं तो बेंड करते हैं तो क्या होता है वहां पे बेंड करने की वजह से स्ट्रेस पड़ता है, तो स्ट्रेस पड़ने की वजह से वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब उसका कंप्रेशन होता है मटेरियल का ना वहाँ पे, तो उसके वजह से डेंसिटी वहाँ बढ़ती है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तब भी क्रिटिकल कंडीशन वाली जो क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन वो डिस्टर्ब हो सकती है और लाइट जो है कन्फाइंड नहीं होगा, मतलब ये यहाँ से लाइट लीक कर सकती है, ठीक। तो ये इसको इस तरह का जो इस तरह के अटेन्यूएशन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं अटेन्यूएशन ड्यू टू माइक्रो बेंडिंग। एक होता है मैक्रो बेंडिंग, ये मैक्रो बेंडिंग था। इसे माइक्रो बेंडिंग में क्या होता है, जब भी हम डिजाइन करते हैं, जब भी फैब्रिकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का, तो कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से या कुछ भी वजह से इसमें छोटे छोटे बेंडिंग हो जाती है, मतलब बेंड कर जाता है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स होते हैं जैसे कोर और क्लैडिंग का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाने की वजह से इसकी वजह से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन जब फुलफिल नहीं होती है तो लाइट यहाँ से भी लीक कर सकता है। तो बेसिकली दो एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन क्या है, मेनली बिकॉज ऑफ बेंडिंग है। तो हमने एक्सट्रिंसिक दो चीजें आज डिस्कस की कि लॉसेस क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन कौन सी लॉसेस हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दो तरह की लॉस हैं, एक है लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड और दूसरा है लॉस ऑफ शेप। जब लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड को हम रिफर करते हैं एज ए अटेन्यूएशन और लॉस ऑफ शेप को हम
कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अटेन्यूएशन कैसे डिफाइंड है? अटेन्यूएशन मतलब लाइट कोई जब बीम जाती है तो उसका पावर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो इसके लिए आपका अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन होता है। और उसके बाद अटेन्यूएशन के रीजन क्या है? तो अटेन्यूएशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन, दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक अटेन्यूएशन। तो इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन में क्या होता है कि मटेरियल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसके वजह से जो भी लाइट बीम उसके अंदर प्रोपेगेट करी, मतलब जो भी आपका डेटा जो ऑप्टिकल पल्स उसके अंदर प्रोपेगेट कर रही है वो स्कैटर हो सकती है, वो मीडियम से बाहर जा सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, उसको लाइट बीम जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो भी सिग्नल आउटपुट में डिक्रीज होती है, पावर जो का लॉस होता है, उसके लिए 96% जो रिस्पॉन्स इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन का जो कारण है वो है स्कैटरिंग। अब 4% जो है एब्जॉर्प्शन रिस्पॉन्सिबल है। एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स उसमें मीडियम में प्रेजेंट होते हैं और उस इम्प्योरिटी के वजह से ही वो इम्प्योरिटी एटम की अगर एनर्जी लेवल से लाइट की सिग्नल से मैच करती है तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, कोई डाउट अभी तक? नो सर। हेलो नो सर। हेलो, तो ये तो बहुत सिंपल है ना, क्लियर है ना? तो एग्जाम में आएगा तो आप पूछेगा डिस्कस द लॉसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस में आप क्या बताएंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, वन इज अटेन्यूएशन एंड अदर इज distortion. Attenuation is of two types, one is intrinsic attenuation, other is extrinsic attenuation. ठीक है, तो ऐसे आप जो है intrinsic attenuation is mainly because of the scattering and absorption of optical signal, and extrinsic attenuation is caused by external causes because for example micro bending and macro bending. ठीक है, ऐसे आप लिखते जाइएगा, फिगर बना दीजिएगा जो हमने बताया है, कैसे बेंड करती है तो क्रिटिकल एंगल कैसे नहीं मेंटेन है, उसका फिगर बना दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ अटेन्यूएशन। ठीक है, और नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे डिस्टॉर्शन के लिए। तो ये है आपका फाइबर नोट्स 2। तो डिस्टॉर्शन में जस्ट जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया ही है। तो डिस्टॉर्शन में क्या होता है? In an optical fiber communication system, the information is coded in the form of pulses of light, which are transmitted through the fiber, and this is your temporal profile of pulse. ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी एक स्पेक्ट्रल विध है या इसकी टेम्पोरल विध है, जो जस्ट अभी हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया। अब जो लाइट बीम जो जाती है तो ये देखिए क्या आता है, पल्स के रूप में जाती है, ऑप्टिकल पल्स के रूप में, मतलब जो भी सिग्नल जाता है डिफरेंट पल्स, एक एम्पलीट्यूड के लिए एक पल्स, दूसरे एम्पलीट्यूड के लिए दूसरा पल्स, मतलब अलग अलग सिग्नल के लिए अलग अलग पल्स है। तो अब क्या है, इनके बीच में जो इंटरवल होता है ना, अब क्या है कि अगर इनके बीच में अगर ये ब्रॉडेन हो जाए तो ये ब्रॉडेन होने की वजह से क्या है, आउटपुट पे जो आपको क्या हो सकता है, आउटपुट पे दूसरे इंड पे अगर ये ब्रॉडेन होगा तो ये दोनों सिग्नल जो इंटरवल है वो डिक्रीज कर जाएगा ना। जब इंटरवल डिक्रीज कर जाएगा तो दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। तो ओवरलैप करने से आपका आउटपुट सिग्नल इस तरह से मिले तो क्या आप रिट्राइव कर सकते हैं कि ये आपका इनिशियल मतलब क्या डेटा आया था। अब ऐसे सोचिए डेटा इस तरह का आ रहा है, ठीक, और आउटपुट में ऐसे ओवरलैप करके पल्स मिल रही है, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन का लॉसित हो गया ना। ओवरलैप होने की वजह से क्या है, आप क्लियरली उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सिग्नल को आउटपुट इंड पे, तो वहां पे बहुत सारे तरह के नॉइजेस आएंगे, क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा वहां पे। जैसे लगेगा कि एक आवाज दूसरी आवाज को, मान ली साउंड बात ही हम आपसे कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे बोलने लगा कई सारे वर्ड्स में बोल रहे हैं, एक वर्ड के लिए एक सिग्नल गया, दूसरे वर्ड के लिए दूसरे सिग्नल गया, लेकिन दोनों वर्ड के बीच में क्या है, एक टाइम इंटरवल है, ठीक। अगर एक वर्ड के लिए एक पल्स, दूसरे वर्ड के लिए दूसरा पल्स, अब दोनों आउटपुट इंड पे, आपके इंड पे अगर वो दोनों ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो आपके इंड पर दोनों अगर ओवरलैप करेंगे तो हमारे जब हमने जो दो अलग अलग स्टेटमेंट, दो अलग अलग वर्ड बोले, वो क्या हो जाएंगे, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे लग रहा है, लगेगा कि एक साथ बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट में नहीं मिल पाती है। तो इस तरह के डिस्टॉर्शन को, जिसमें शेप चेंज हो जाता है,
ठीक है। नहीं तो इस तरह के लॉस को जिसमें शेप चेंज आ जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्टार्शन। ठीक, तो अगेन जो डिस्टार्शन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है डिस्टार्शन के कारण क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्टार्शन। तो डिस्टार्शन का है, एक होता है इंटरमोडल डिस्पर्शन और दूसरा है इंट्रामोडल डिस्पर्शन। ठीक, तो पल्स ब्रॉडेन हो जा रही है तो ओनली बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो दो तरह के होते हैं, इंटरमोडल डिस्पर्शन और दूसरा है आपका इंट्रामोडल डिस्पर्शन। तो इंटरमोडल डिस्पर्शन पहले डिस्कस करते हैं। तो intermodal dispersion occurs as a result of the differences in the group velocity of the modes. For example, let us consider the propagation of a pulse through a multimode fiber. The power associated with the single pulse gets distributed in the various modes or paths guided by the fiber. तो अभी जो जस्ट हमने डिस्कस किया था वही है कि अब यहाँ इस फिगर में आप देखिए, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर रीजन है और ये आपका क्लाइडिंग का रीजन है। तो अब क्या है, ये थीटा क्या है आपका प्रोपेगेशन एंगल है, ठीक है। ये थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग एक एंगल होगा जो कि इसके इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से होगा इस इंटरफेस पे। अब क्या है कि अगर हम सिंपल सी स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 क्या है, पूरे रीजन में कांस्टेंट है, इधर n2 है। तो इंटरमोडल डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं। इंटरमोडल मतलब मोड्स के जो डिफरेंट मोड्स जो प्रोपेगेट कर रहे हैं उसके वजह से जो डिस्पर्शन हो रहा है, जिसके उसके वजह से जो पल्स की लेंथ चेंज हो जा रही है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक मोड ये हो गया, दूसरा डॉटेड मोड हो गया, बहुत सारे मोड्स पॉसिबल हो सकते हैं ना। तो उनके बीच में क्या प्रॉब्लम आई थी, हमने कोई बताया हमें क्या दिक्कत हो सकती है, डिस्टार्शन का रीजन क्या हो सकता है, पल्स ब्रॉडनिंग का क्या रीजन हो सकता है, कोई एक बताए। सर सुपर इम्पोज हो जाए हेलो, शायद। डिफरेंट मोड्स के वजह से नहीं, हमने क्या अभी जस्ट डिस्कस किए थे ना कि मान लीजिए एक मोड ए है, दूसरा मोड ए है, तो जो जीरो मोड होगा, जब थीटा पी इक्वल टू जीरो होगा, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो लोअर ऑर्डर मोड होंगे जिनका प्रोपेगेशन एंगल ऑलमोस्ट जीरो होगा, उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर मान लीजिए 10 मीटर लंबा है या 10 किलोमीटर लंबा है, तो 10 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से पास करने में उसको क्या लगेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, मतलब कम टाइम लेगा, यही है। बट जो ऐसे जिग जैग पाथ, मतलब इस तरह का पाथ बनाएगा, ठीक है, जो लार्जर जिसका प्रोपेगेशन एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके लिए एक्चुअल ऑप्टिकल डिस्टेंस तो ज्यादा होगी ना। ये डॉटेड लाइन देखिए, ये ज्यादा उसको डिस्टेंस ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवर्स कर रहा है, वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम होगी। जब दोनों सेम वेलोसिटी होंगे और एक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवर्स कर रहा है, दूसरा कम डिस्टेंस ट्रेवर्स कर रहा है, तो आउटपुट पे दोनों मोड्स जो है एक साथ नहीं निकलेंगे। दोनों मोड एक साथ नहीं निकलने का मतलब है कि जो लाइट्स बीम थी वो क्या उसका वो ब्रॉडेन हो जाएगी। मोड्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ से लाइट आई, आज तो पूरा यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, कल से ही डिस्कस कर रहे हैं कि अब मान लीजिए एक मोड हमने इसकी बात की थी, सॉरी, तो एक मोड ये हो सकता है आपका, ठीक ठीक। तो अब ये देखिए, इसकी एक्चुअल लेंथ एक ये है और दूसरा क्या है, दूसरा मोड आपका हो सकता है एक हो सकता है कि मानिए जो भी लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, या एक्सेप्टेंस होने के एंगल जो भी लाइट आ रही है, तो कुल ठीक जरूरी थोड़ी ना कि सारा इसी एंगल में जाएगा, कुछ ऐसे भी जाएगा, कुछ ऐसे भी जाएगा। तो इस पर जो आपका इसके क्रॉस सेक्शन जो है, जो भी इनपुट हो रही है, तो उसके एंगल पर डिपेंडेंसी जो होगी उसके हिसाब से डिफरेंट मोड्स जनरेट होंगे। तो जो रेज जो है थीटा जिसका प्रोपेगेशन एंगल कम है, मान लीजिए ये वाली, ठीक ठीक है,
और एक जो है जिसका प्रोपेगेशन एंगल अधिक है, तब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वाला इसका पाथ क्या है, इसका पाथ जो है जिसका प्रोपेगेशन एंगल कम है उसका पाथ क्या है, स्मॉल है, ठीक। और इसका पाथ क्या है, ज्यादा है ना, क्योंकि ये देखिए इसका प्रोजेक्शन लेंगे तब तो उसके बराबर होगा ना, तो प्रोजेक्शन ही इसके बराबर हो जा रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये पाथ ज्यादा है, पाथ ज्यादा होने की वजह से क्या है, ज्यादा टाइम लेगा। और ये वाला जो लोअर ऑर्डर मोड है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अब कोई सिग्नल ऐसे था तो ब्रॉडेन हो जाएगी, ठीक। तो इसके वजह से क्या शेप चेंज हो गया, मतलब डिस्टॉर्शन हो गया। तो इस तरह के डिस्पर्सन को, जिसमें पल्स जो है कि ब्रॉडेन हो जा रही है, उसको हम बोलते हैं इंटर मोडल डिस्पर्शन, ठीक। समझ में आया ना। तो डिफरेंट मोड्स डिफरेंट टाइम पे इमर्ज होते हैं आउटपुट में, इसको हम, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरमोडल डिस्पर्शन। अब लाइए कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्पर्शन होगा। मान लीजिए किसी लेंथ, मान लीजिए एल लेंथ का ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक। हेलो हेलो, क्लियर है कि नहीं कुछ अभी तक, कोई ऐसा तो नहीं ना, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हेलो, है ना, समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हाँ? यस अगर डाउट होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके। तो अब देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है, बेसिकली क्या है, ये थीटा पी है, दिख रहा है ना प्रोपेगेशन एंगल। ये आपका प्रोपेगेशन एंगल है, लाइट मान लीजिए कोई एक मोड की, हम पर्टिकुलर मोड की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये थीटा जो है प्रोपेगेशन एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये फाई हो सकता है, ठीक है, इस इंटरफेस पे। तो क्या है कंडीशन ये है कि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो थीटा बना रहा है, तो जो थीटा पी का वेरिएशन कहाँ से, थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ हो सकता है। थीटा जो है आपका, जो ये है क्रिटिकल, यहाँ पे देखिए इस वाले को, जो थीटा पी है वो, जैसे क्रिटिकल एंगल क्या था आपका, क्रिटिकल एंगल आपका कितना होना चाहिए था, थीटा अधिक होना चाहिए था ना। तो क्रिटिकल जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता। तो एक जो लोएस्ट ऑर्डर मोड होंगे उसके लिए जो प्रोपेगेशन एंगल क्या हो सकती है, 0 से अधिक होनी चाहिए, ठीक। 0 वाला भी ट्रेवर्स करेगा, और 90 माइनस जो अपर लिमिट हमने जो अभी जस्ट डिस्कस किया, प्रोपेगेशन एंगल का क्या था, 90 माइनस थीटा सी। तो लाइए हम बात करते हैं सबसे लोएस्ट मोड का, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हाईएस्ट मोड की, कि के लिए क्या है 90 माइनस थीटा सी है ये एंगल, वो अपर लिमिट। तो अगर ये कितना टाइम ले रहा है, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं इस ऑप्टिकल फाइबर में, कोई 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए ए और बी, और इस तरह से कि लाइट यहाँ पे इस इन पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगी है, रिफ्लेक्ट हो रही है, अगेन इस पॉइंट बी पे जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमने एक छोटा सा रीजन लिया है ऑप्टिकल फाइबर का, ए और बी। और जब ये थीटा, तो अब कि ए से बी तक इस लाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए से बी तक इस मोड को, जिस मोड को हमने यहाँ बनाया है जिसका प्रोपेगेशन एंगल थीटा पी है, इस मोड को ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में ऑप्टिकल फाइबर के, मतलब ए बी डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल सा फार्मूला है, कितनी दूरी चला और किस वेलोसिटी से चला, ठीक है। तो दूरी क्या चली है, ए सी प्लस सी बी, यही है ना। ए और बी के बीच में इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ए इंटू सी प्लस सी इंटू बी, ठीक। तो ए सी प्लस सी बी हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई किस वेलोसिटी से गया, तो चूंकि मीडियम है इसके अंदर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, सी बाई एन हो जाएगी। एन वन अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी, तो उसको आप लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी डिवाइडेड बाई सी बाई एन वन। ये क्या बता रहा है, टीएबी ये बता रहा है कि आपका ए से बी तक पहुंचने में इस मोड को, जिसका प्रोपेगेशन एंगल क्या है, थीटा है, थीटा पी है, वो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो आपका आया ए सी प्लस सी बी डिवाइडेड बाई सी बाई एन वन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आपको ए सी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ थीटा पी, प्रोपेगेशन एंगल की टर्म में आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका आएगा, देखिए ये पूरा डिस्टेंस ए बी है,
तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो AC होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका